कहते हैं लालच वो बुरी बला है जिसके पीछे इंसान अगर लग जाए तो वह छूटने का नाम नहीं लेता है, लेकिन इसी के पीछे इंसान कुछ भी करने के लिए भी तैयार रहता है और उसके घर परिवार वालों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ। लालच इस कदर हावी हो जाता है जिसकी वजह से एक ही परिवार के 2 सदस्य इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की, और ठीक उसी दक्षिणी पूर्वी इलाका पड़ता है गोकलपुरी, और ठीक उसी का एक जाना माना मोहल्ला भी पड़ता है भागीरथ बिहार। वहीं के रहने वाले होते हैं राधे श्याम वर्मा और उनकी पत्नी होती है बीना वर्मा। उनका टोटल एक इकलौता बेटा होता है रवि वर्मा, जिसकी उम्र होती है 33 साल। रवि वर्मा जो होता है असल में शादीशुदा भी होता है। उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है मोनिका वर्मा। मोनिका वर्मा का टोटल एक बेटा होता है जिसकी उम्र होता है 5 साल के आसपास। असल में राधे श्याम वर्मा जो होते हैं आज से कुछ साल पहले जो होते हैं एक टीचर के पद से उनकी रिटायरी भी हो गई थी और उसी वजह से अपने घर में आराम फरमा रहे होते हैं। लेकिन उनका जो बेटा होता है रवि वर्मा अपने ही पास के इलाके में जोहरी नगर वहीं पर पड़ता है। वहीं पर जाकर अपना खुद का एक कपड़ा का दुकान खोल लेता है और वहीं पर दुकान करने के बाद काफ़ी अच्छे से दुकान भी चलाने लगता है और चलने भी लगता है। काफ़ी आमदनी रवि वर्मा होने लगती है, जिसकी वजह से अपने पूरे घर परिवार का जो खर्चा होता है काफ़ी अच्छे से चलाना भी शुरू कर देता है और चलने भी लगता है। अब कर रहा हूँ 9 अप्रैल 2023 का दिन होता है। राधे श्याम वर्मा जो होते हैं अपनी पत्नी बीना वर्मा के साथ नीचे वाले मकान में सो रहते हैं, लेकिन ऊपरे वाले तल में जो होता है रवि वर्मा और साथ में उनकी पत्नी मोनिका दोनों अपने बच्चों के साथ आराम से सो रहे होते हैं। खाना पीना खाकर सो भी गए थे। तभी 10 अप्रैल 2023 का दिन होता है। लगभग जैसे भोर का 5 बजे के आसपास का टाइम होता है तो जो होता है रवि वर्मा का नींद खुल जाता है। वह देखता है उसकी जो पत्नी होती है मोनिका वर्मा का अभी तक नींद नहीं खुला है। मोनिका वर्मा को जगाते हुए कहने लग जाता है कि एक बार जाकर हमारे लिए जल्द से जल्द चाय बना दो ताकि हम अपने दुकान पे जल्द से जल्द चले जाएं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो लोगों का आना जाना काफ़ी जाना लगा रहेगा। मोनिका वर्मा जो होती है अपने आप को जो होती है नींद की अवस्था से निकाल लेती है। निकालने के बाद दरवाजे के बाहर आती है तो वह जीने के सहारे नीचे उतरने लगती है तो देखती है कि वह जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है वह दरवाज़ा आखिर में खुला हुआ पड़ा हुआ है। खुले होने की वजह से वह सोचने लग जाती हो सकता है किचन में बिल्ली घुस गई हो। किचन की तरफ मोनिका वर्मा बढ़ती है तो वहाँ देखती है कि कुछ बर्तने जो होते हैं गिरे हुए पड़े हुए होते हैं। वह सोचती हो सकती है माँ जो होती है आई हो, कुछ खाने के लिए ले गई हो। तुरंत ही अपनी सास मीना वर्मा के पास जाती है और जैसे ही पहुँचती है तो देखती है उसकी जो सास होती है वह सास एक लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है और दूसरा चारपाई होती है। चारपाई पर उसके ससुर होते हैं राधे श्याम भी काफ़ी लहूलुहान अवस्था में पड़े होते हैं। दोनों की उस समय मौत हो चुकी होती है। मोनिका वर्मा काफ़ी चीखना चिल्लाना वहीं पर शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की वजह से मोनिका का जो पति होता है रवि भी आ जाता है और जैसे ही आता है तो नींद में होता है, थोड़ा बहुत देखता है तो काफ़ी हैरान भी हो जाता है, काफ़ी दंग सा रह जाता है। वह सोच नहीं पाता है कि आखिर हमारी माँ और पिता को क्या हो गया, यह कैसे हो गया। और चीखने चिल्लाने की वजह से जो होते हैं आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि राधे श्याम और उनकी पत्नी को न जाने रात में उनके साथ कौन ऐसा कांड कर गया। अब इसी हैरानी के चलते रवि वर्मा काफ़ी बेसुध हो जाता है। बेसुध होने की अवस्था में लोग उसको संभालते हैं। अब मोनिका वर्मा वहीं पर दहाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से काफ़ी चीख चिल्ला भी रही होती है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं रवि को संभालते हैं। वह कहने लग जाते देखो बात ऐसा है कि अपनी माँ की हालत देखो, अपने पिता की हालत देखो, इनके साथ कोई ना कोई आके अपनी दुश्मनी निकाल गया है, इसीलिए तुम यहाँ पर कुछ मत करो, तुरंत इसकी सूचना जो है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे दो। रवि वर्मा अपने आप को संभालते हुए तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करता है। वहाँ के जैसे कांस्टेबल को पता लगता है तो अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद वह जो था भागीरथ के बिहार में
जो होते हैं राधे श्याम वर्मा के घर पहुंचते हैं। बाहर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है। उस जमावड़े को हटाते हैं। हटाने के बाद इंस्पेक्टर टीम पहुंचती है और उसी घर में दाखिल होती है। और जैसे ही दाखिल होती है तो वहाँ की इंस्पेक्टर टीम के भी नज़ारे जो होते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं और फट भी जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी बेरहमी तरीके से इन दोनों की हत्या कौन कर गया। और वहाँ कमरे की तलाशी लेना भी शुरू कर देते हैं। लेने भी लगते हैं। देखते हैं कि वहाँ जो होता है अलमारी के सारे कपड़े निकले हुए हैं, काफ़ी सामान बिखरे हुए हैं। और पुलिस जो होती है अब रवि वर्मा से पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। रवि वर्मा कहने लग जाता है कि साहब हम लोग कल जो होता है अपने पत्नी के साथ और बेटे के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चले गए होते हैं, लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है उसी समय मोनिका से हम बोल देते हैं एक बार जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। मोनिका उठती है। जैसे पहुंचती है तो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। हम तुरंत उठ के जाते हैं तो नज़ारा देखकर हम भी दंग रह जाते हैं। और हम अपने जो थे पड़ोसियों के कहने पर आपको इस चीज़ की सूचना दिए हैं। इंस्पेक्टर भी सहम जाते हैं कि आखिर यह सब कौन कर सकता है। पुलिस जो होती है मोनिका से पूछने लग जाती है। मोनिका बताने लग जाते हैं कि साहब हम तो बस आए थे अपने किचन में चाय पकाने के लिए, और जैसे नज़ारा देखते हैं तो हम काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। हमें नहीं पता है यह सब कैसे और कब हो गया। अब पुलिस जो होती है रवि से पूछने लग जाती है कि आपके जो होता है क्या किसी के साथ दुश्मनी है। रवि कह बैठता है कि नहीं साहब हमारा तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो अपना खुद का कपड़े का दुकान कर रखे हैं और हमारे पिता जो होते हैं वह तो एक सरकारी टीचर से रिटायर हैं। उनके ना जाने क्या किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। इंस्पेक्टर भी काफ़ी सहम से जाते हैं। सामने के बाद जो होता है रवि वर्मा को अपने साथ लेते हैं। पूरे घर की तलाशी करते हैं। तभी रवि वर्मा जो होता है अलमारी के पास पहुंचता है तो वहां पर देखता है जेवरात के जो बाकस वह खाली पड़े हैं। और वहीं पर रवि वर्मा सन्ने रह जाता है और नीचे देखता है काफ़ी सारे पैसे हैं। वह तुरंत ही कह बैठता है कि हमने जो होता है 3 लाख रुपये लाकर जमा किए थे इसी अलमारी में, और कुछ जेवरात थे वो दोनों गायब हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वह सब कारनामा जो होता है चोरों का हाथ है। इंस्पेक्टर भी कह जाते हैं कि आखिर सामने का दरवाज़ा जब बंद पड़ा है तो आखिर किस दरवाजे से कौन आ सकता है। रवि वर्मा कह बैठता है कि साहब हमारे पीछे भी एक दरवाज़ा है, क्यों ना चले हम उसको देख लें। और रवि वर्मा के साथ ही इंस्पेक्टर जो होते हैं पीछे वाले दरवाजे के पास जाते हैं। देखते हैं कि वह पीछे वाला दरवाज़ा जो होता है खुला हुआ है। कुंडी आराम से एकदम ढीली पड़ी हुई है। दरवाज़ा भी देखने में लग रहा था कि इन्होंने काफ़ी बेरहम तरीके से हिलाया पड़ा हुआ है। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हत्यारे ने ही पीछे वाले दरवाजे से ही प्रवेश किया है और अपने काम को अंजाम देकर आराम से पीछे वाले दरवाजे से निकल भी गया। पुलिस जो होती है उसी समय अब राधे श्याम वर्मा और साथ में उनकी जो पत्नी होती है बीना वर्मा के दोनों को बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद जो होता है तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और भिजवाने के बाद जो होता है रवि शर्मा के ही तहरीर पर धारा 302 और 201 के तहत जो होता है नामजद हत्या के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अपने थाने पहुँच जाती है। दूसरे दिन का वक्त होता है 11 अप्रैल 2023 का शाम का टाइम होता है। तभी थाने में सभी टीम बैठी होती है। अपना अपना जो होता है सभी के सामने राय रखना शुरू कर देती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इनके घर में अगर आगे से दरवाज़ा लगा हुआ था, पीछे का दरवाज़ा ज़रूर लॉक होगा, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने वाला कौन हो सकता है। तभी पुलिस का जो होता है पूरा का पूरा शंका जाकर इन्हीं के घर परिवार वालों पर टिक जाता है कि या तो रवि होगा या तो इसकी जो पत्नी है मोनिका होगी। इसीलिए पुलिस जो होती है अब तुरंत एक कांस्टेबल की टीम के सहित जो होता है रवि के घर जाती है। रवि के घर जाने के बाद रवि को तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद रवि से पूछने लग जाती है क्या तुम्हारी किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। रवि उसी समय इतना भन्ना जाता है। भन्नाने के बाद टेबल पर खड़े होकर पुलिस के सामने सहम से जाता हुआ कहने लग जाता कि साहब हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपने इलाके में सभी लोगों का अपनी बहन की तरह इज्जत भी करते हैं। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इनके घर में अब बचा कौन है इनकी पत्नी मोनिका के अलावा। पुलिस रवि से पूछ बैठती है एक बात बताओ, हम अगर तुमसे पूछते हैं क्या तुम सच्चाई हमारे सामने बताओगे। रवि तुरंत ही कह बैठता है साहब हम तो पूरी तरह से सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पिता राधे श्याम वर्मा और हमारी माँ की जिसने भी निर्मम तरीके से हत्या की है हम उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाना चाहते हैं। पुलिस जो होती है तुरंत ही अब रवि से कह बैठती है एक बात बताओ तुम्हारी पत्नी मोनिका का कैसा जो होता है चाल चलन था। रवि कह बैठता है कि साहब हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। हमें पता है कि रात में हम सो जाते थे, हमारी पत्नी जो होती है किसी से चैट पे लग जाती थी, लेकिन हमें नहीं पता वह चैट पे कौन था। पुलिस का जो पूरा विश्वास होता अब जाकर तुरंत ही रवि की पत्नी मोनिका के ऊपर शंका जाहिर हो जाता है
इसीलिए पुलिस अब जो होती है मोनिका का मोबाइल नंबर रवि से ले लेती है। अभी पुलिस के सामने दूसरे दिन ही जो होता है मोनिका का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकल के आ जाता है। उसी CDR डिटेल में जो होता है एक आशीष भार्गव का नंबर होता है। आशीष भार्गव जो होता है उत्तर प्रदेश के ही गाज़ियाबाद के ही शास्त्री नगर के इलाके का रहने वाला लगभग वही 24 साल के आसपास का नौजवान लड़का होता है। और पुलिस जैसी आशीष भार्गव के नाम के बारे में पता लगाती है। लगाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय आशीष भार्गव का पूरा जो होता है एकदम देखा जाए तो उसका जितना भी इंटरनेट सुविधा था सभी को पुलिस पूरी तरह से खंगालती है। तो उसी में जो होता है पुलिस को एक चैट वाला व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है। वह मैसेज जो होते हैं पूरी तरह से उस रात को घटना को अंजाम देने के लिए काफ़ी थे। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाकर आशीष को ही गाज़ियाबाद से अपनी कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लेती है तो उसी समय आशीष को थाने में ले आती है। आशीष के सामने जो होता है वही कॉल डिटेल निकाल के दिखाती है। तो आशीष कहने लग जाता है कि साहब हमारा तो इतना बात होता था, इसमें कोई कहने वाली क्या बात है। लेकिन पुलिस की जो दूसरी टीम जो होती है वह जाकर मोनिका को उसके घर से अपनी कस्टडी में लेती है, उसको भी थाने ले आती है। और पुलिस जो होती है बिना किसी के कहने के वजह वह एक ऐसा चाल चल देती है जिस वजह से मोनिका के सामने वह कह बैठती है कि आशीष भार्गव ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है, साथ में तुम्हारा भी नाम ले लिया है। अब इसी फांसे में पड़ कर जो होती है मोनिका वह तुरंत ही सोचने में पड़ जाती है कि आखिर आशीष ने इतना आसानी से जुल्म कैसे कबूल कर लिया। तभी जो होती है मोनिका कह बैठती है कि साहब हमने बहुत जो होता है सहम के बाद है ऐसा कांड किया। अब पुलिस जैसे यह सुनती है तुरंत ही वह कह बैठती है कि आशीष भार्गव इस समय कहाँ रहता है। मोनिका कहने सोचने लग जाती है कि आखिर जब आशीष ने बताया नहीं तो यह सब कैसे हो गया। लेकिन पुलिस जो होती है ऐसी चाल चलने की वजह से पुलिस के सामने मोनिका बिना किसी दबाव के सच्चाई जब सामने रखती है, सामने रखने के तुरंत ही बाद जो होता है आशीष भार्गव को तुरंत ही मोनिका के सामने पेश किया जाता है। मोनिका जैसी इस भार्गव और मोनिका जो सच्चाई रखते हैं इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। असल में रवि के जो पिता होते हैं राधे श्याम वर्मा जो होते हैं जब अपने उसी टीचर के पद से रिटायर हो गए थे तो उसी समय अपना ज़िंदगी चलाने के लिए अपने ही घर में एक जो था किराने की दुकान खोल लेते हैं। और उसके साथ उनका जो बेटा होता रवि वह जाकर बाज़ार में अपना खुद का कपड़े का व्यापार कर लेता है। करने के बाद इनका घर का जो खर्चा है काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है। लेकिन मोनिका जो होती है देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन भले ही एक बच्चे की माँ बन चुकी हो। और इसी बीच इनकी ज़िंदगी का वक्त गुजरने लगता है। लेकिन रवि जो होता है अगर सुबह 8 बजे निकल जाता तो रात को कभी 10 बजे लौटता, कभी 11 बज जाता, कभी 1 बज जाता। इसी बीच जो होती मोनिका अपने घर में काफ़ी बेरुखी से अपनी दिन गुजारती थी। रात गुजारने के लिए काफ़ी भारी भी पड़ जाता था। इसीलिए रात काटने के लिए जो होता है मोनिका अपने ही मोबाइल पर व्यस्त रहना शुरू कर देती है। तभी उसी मोबाइल के ज़रिए एक फेसबुक पे उसकी मुलाकात जो होता है वह जाकर एक फ़ोटो पे आशीष भार्गव से होता है। और जैसे ही आशीष भार्गव का फ़ोटो फेसबुक पे देखती है तो देखने के बाद हंस-ठिठोल शरीर देखकर मोनिका काफ़ी मोहित भी हो जाती है। मोनिका उसी समय आशीष भार्गव का जब प्रोफाइल खोल के देखती है तो उसका नाम जो होता है काफ़ी सुदृढ़ अक्षरों में लिखा हुआ था, उम्र भी लिखा हुआ था, नाम पता भी लिखा हुआ था। और जैसे उसकी और प्रोफाइल देखती है काफ़ी सारे फ़ोटो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी हो जाता है। मोनिका भी समझ जाती है कि आखिर रईस आदमी है। इसीलिए मोनिका जो होती है तुरंत ही आशीष भार्गव के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। जैसे ही रिक्वेस्ट भेजती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसके तुरंत बाद जो होता है कन्फर्म का भी मैसेज आ जाता है। आने के बाद दोनों के साथ वहीं पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोनों को उसी समय चैट पे बातें भी करना शुरू कर देते हैं और करने भी लगते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जान भी लेते हैं। दोनों को मुलाकात जो होता है इस तरह बढ़ जाता है कि दोनों जो होते हैं उसी चैट पर अपना मोबाइल नंबर शेयर भी कर लेते हैं। करने के बाद दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। अब करने के वजह से इन दोनों में प्रेम प्रसंग भी बढ़ जाता है। प्रेम प्रसंग चलने भी लगता है, समय गुजरने लगता है। तभी जो होती है मोनिका अब जो होता आशीष भार्गव को काफ़ी चाहने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि आशीष भार्गव हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा रास्ता बनने वाला है। इसीलिए मोनिका जो होती आशीष भार्गव से चैटिंग पे काफ़ी अश्लील मैसेज भी भेज देती, अश्लील मैसेज का जवाब भी दे देती थी। धीरे धीरे जो होता है अब आशीष का भी उसी तरह मोनिका की तरफ लगाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी मोनिका जो होती वह कहने लगती है, क्या तो हमारे साथ मिलने के लिए इंडिया गेट आ सकते हो। आशीष तुरंत ही जवाब दे बैठता है, हाँ क्यों नहीं, हम तो तैयार हैं, कब कहो कब आना है। मोनिका कह बैठती है, ठीक है कल ही आ जाओ। और इसी बात को लेकर जो होता है तुरंत ही आशीष भार्गव तैयार हो जाता है।
अपने कहे अनुसार टाइम के अनुसार जो होता है मोनिका और आशीष दोनों इंडिया गेट पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं, तो देखने के बाद दोनों एक दूसरे के चेहरे पर पूरी तरह से बेसुध हो चुके होते हैं, मोहित हो चुके होते हैं। वह जो होती है मोनिका सोच नहीं पाती कि आखिर इतना हसल शिरोर शरीर आशीष का हो कैसे सकता है। और दोनों पर बातें करते हैं। तभी मोनिका जो होती है अपनी पूरी जो होती आप बीती सच्चाई जैसे ही वह जो होता है आशीष के सामने रखती है, तो आशीष जो होता है कुछ भी कहने के लिए तैयार भी नहीं बैठता है। मोनिका बस कह बैठती है कि हम तो एक शादीशुदा महिला है, हमारा एक 5 साल का बेटा भी है, क्या तुम हमारे साथ जो होता है रिश्ता रखने के लिए तैयार हो। और जैसे इस बात को वह सुनता आशीष तुरंत ही तैयार हो जाता। वह कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी औरत तो ऐसी नहीं दिख रही कि अभी तुम शादीशुदा हो, ऐसी लग रही है कि अभी तुम जवानी की दहलीज पर पहुँचती है। मोनिका जैसे ही रवि की बात सुनती है तुरंत ही काफ़ी एकदम शर्मा सी जाती है। शर्माने की वजह से वहीं पर कुछ देर बातें करते हैं तो वह जो होती है मोनिका तुरंत ही रवि के सामने कह बैठती है कि हम तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, क्या तुम हमारा जीवन साथी बनना चाहोगे। रवि भी कह बैठता है कि हाँ क्यों नहीं, हम तो तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे पति के रहते हम तैयारी नहीं कर सकते। तो मोनिका भी कह बैठती है इस काम के लिए हमारे पास एक रास्ता है, अगर तुम जो होता है हमारे ही सास ससुर को हमारे रास्ते से हटा दो तो हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना सास ससुर के नाम वह सब हमारे नाम हो जाएगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में देखा जाए तो महिलाओं के नाम ही प्रॉपर्टीज़ हो रहे हैं, इसीलिए हमारे नाम जब हो जाएगा तो हम तुम्हारे साथ भाग के शादी कर लेंगे। आवाज़ जैसे होता आशीष भार्गव मोनिका की बात सुनता है, तुरंत इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों वहीं पर फैसला लेने के बाद अपने अपने घर चले आते हैं। काफ़ी जो होता है टाइम का इंतज़ार करती है मोनिका, और तभी जो होता है 9 अप्रैल 2023 का शाम का टाइम आता है। शाम के टाइम होने के बाद जैसे ही वह होता है रवि अपने ड्यूटी करके अपने घर आता है। आने के बाद जो होता है रवि अपने कमरे में खा पी कर आराम से सोने के लिए चला जाता है। उसी बीच जो होती है वह मोनिका के सास ससुर जो होते हैं अपने नीचे वाले कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मोनिका को रात भर नींद नहीं आता। ना आने की वजह से वह जैसे देखती सभी लोग सोए हुए पड़े हैं, तुरंत ही अपने ही आशीष भार्गव के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। करने के कुछ घंटे बाद जो होता है आशीष भार्गव जो होता है अपने एक दोस्त होता है गौरव, जो उसी का इलाके का रहने वाला आता है। दोनों वहीं पर साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दरवाज़ा जो होती पीछे वाली दरवाज़ा वह जाकर अब मोनिका खोल देती है। दरवाजे से दोनों एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करने के बाद उनको जो होता है कमरे में छुपा लिया जाता है। कुछ वक्त बीतता है, बीतते ही कुछ और टाइम बीतता है तो उसी बीच जैसे देखती है मोनिका पूरे घर परिवार आराम से सो गए हैं, वह कमरे वाले नीचे वाले बरामदे से सही होता है दाखिल हो जाती है। दाखिल होने के बाद जो होता है अपने सास ससुर के कमरे में जाती है तो वहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी गहरे नींद में सो रहे हैं। तुरंत ही उनके सीने पर चढ़कर दोनों की वहीं पर सास ससुर की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अपने ही जेब से गौरव तेजधार हथियार निकालता, हथियार निकाले में उनको दोनों के गर्दन पर चला देता है और खून बहने की वजह से उन दोनों की वहीं पर घटनास्थल पर मौत हो जाती है। तुरंत अब जो होता है मोनिका अपने घर में रखे लगभग 3 तोले जेवर और साथ में 3 लाख रुपए जो होता है चोरी का जो होता है कारनामा करने के लिए वह तुरंत ही मोनिका जो होता है दोनों को निकाल कर दे देती है। निकालने के बाद गौरव और आशीष जो होता है भार्गव दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है मोनिका और आशीष भार्गव के तहत आता है। इसी के तहत पुलिस की टीम जो होती है गौरव को भी जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन तीनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी कहना चाहेंगे आप इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।